हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि जनरली स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा कि आखिर हम इस चैनल पे क्या क्या पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं और मैं 9th से लगा के 12th क्लास तक की क्लासेस लेता हूं। तो पहली बात तो ये है कि 9th से लगा के 12th तक जो क्लास में है सिलेबस, वो भी मैं कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। पर पहला मेरा फोकस 10वीं और 12वीं पे होता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं इस चैनल पर ग्रामर भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 9वीं से लगा के 12वीं तक, 9th से 12th तक ग्रामर भी आती है। और नंबर नेक्स्ट, चूँकि मैं स्पोकन इंग्लिश का टीचर हूँ, तो मैं स्पोकन इंग्लिश के वीडियो भी इस पर डालता हूँ। और आप जानते हैं कि एक टीचर एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है, तो मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी इस पर बनाता हूँ। तो बस इस चैनल पे जो भी आपको मटेरियल मिलेगा उसमें यही चीज़ मिलेगी आपको, 9th से 12th तक का सिलेबस। उसके बाद आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश में ले लीजिए वोकैबुलरी हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, डिबेट, कन्वर्सेशन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ बातें पढ़ाने के दौरान निकल के आ जाती हैं, तो वो मोटिवेशनल पार्ट हो सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ें मिलेंगी। और इसके लिए विधिवत आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी वहाँ पे। 10th की प्ले लिस्ट अलग है, 12th की अलग है, ग्रामर की प्ले लिस्ट अलग मिल जाएगी आपको, स्मार्ट टॉक अलग है। अभी फ़िलहाल मैं स्मार्ट टॉक बुक करा रहा हूँ इसमें, इसलिए आपको देखा होगा कि कई प्रकार की वीडियो यहाँ मिलते हैं। तो आप अपना टारगेट वीडियो देखें, जिस वीडियो की आपको आवश्यकता है आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि डिटेल स्टडी ऑफ पैसिव वॉइस। जैसा कि हमने पहले पैसिव वॉइस को पढ़ लिया है, आप आगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने पैसिव वॉइस को वाकई पढ़ लिया। ये देखो, ये पैसिव वॉइस है ये, और ये हमने पढ़ लिया है। ये पैसिव वॉइस है, ये देखो, और ये पैसिव वॉइस का चार्ट है। ये हमने पैसिव वॉइस पढ़ लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये है कि अगर हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें तो एक्टिव वॉइस कर्ता प्रधान वाक्य होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है जो काम को करता है, और पैसिव वॉइस कर्म प्रधान वाक्य होता है, सिर्फ काम की बात होती है। कुल मिला के बात ये कहें, एक्टिव में आदमी की बात होती है और पैसिव में काम की बात होती है। और हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि परीक्षा में ये आता है, एक्टिव से पैसिव ट्रांसलेट करने के लिए आ जाता है, तो हमें आना चाहिए। अब बात ये करते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। तो डिफरेंस ये होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं यही समझा दे रहा हूँ आपको। ये देखो, ये छोटा करता हूँ मैं इसको, इसमें कुछ भी नहीं करना। जैसे कि आप कोई भी फार्मूला देखेंगे तो जब एक्टिव का फार्मूला आपने देखा होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आता है। क्या पहले आता है? सब्जेक्ट। फिर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आता है? मेन वर्ब। फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना सा कुल फार्मूला होता है। और पैसिव वॉइस में ये फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट की जगह क्या आता है? पहले ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि यहाँ काम की बात होती, तो जो जिसकी बात होगी वो पहले आएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आती। फिर क्या आता है? इसमें मेन वर्ब आती। फिर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, मतलब सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। कुल मिला के उसी सेंटेंस का उल्टा रूप हम पैसिव वॉइस कहें। दूसरी बात यह है कि अब हम इतना कैसे याद रखें, कितना याद करते फिरेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं करना है। मान लीजिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये प्रेजेंट का सिंपल है, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो जब हेल्पिंग वर्ब लगाने की बात आएगी, ऑब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट तो पता ही रहता है क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा तुम आम खाते हो, इसका पैसिव बनेगा तो हो जाएगा आम तुम्हारे द्वारा खाया जाता है, तो पता है ऑब्जेक्ट आम है, आम को पहले लगा दोगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब दूसरे नंबर पे आता है हेल्पिंग वर्ब, ये जो है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब आप सोच रहे होगे कि हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएं, तो देखो हेल्पिंग वर्ब लगाना भी आसान है। ये हेल्पिंग वर्ब है, मान लीजिए, तो थोड़ा सा कलर चेंज। अब जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को कैसे लगाएंगे? क्या करेंगे? सिंपल टेंस के बाद कौन सा आता है? कंटिन्यूस। इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा देंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा देंगे। समझ गए? आने वाले कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। ये दिमाग में एक सवाल और आता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा दी, इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा दी, तो अब आप इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे भाई? इसमें, तो इसमें लगाएंगे आप बीइंग। क्या लगाएंगे? बीइंग। इसमें मतलब इसमें अकेले में नहीं, इन सब में क्या लगेगा? इसका तो बनेगा ही नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि फिर ये वाले पार्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? इसमें ये, तो भैया इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, इस वाले पार्ट का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। और इधर फ्यूचर कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो इतना आपको करीब 3 ये और 1 ये 4,
लगभग 4 ऐसे टेंस मिल जाते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ठीक है, एक बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं हमने हेल्पिंग वर्ब का फंडा समझ लिया। अब समझ में आता है हमें कि मेन वर्ब क्या लगेगी। तो जैसा आपने देखा होगा एक्टिव में कहीं फर्स्ट फॉर्म लग जाती, कहीं सेकंड फॉर्म लग जाती, कहीं विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती, कहीं आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, समझ में आया, कहीं आईएनजी फॉर्म लगती है, कहीं थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन आपने देखा होगा कि पैसिव की एक अच्छी बात है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी सबके साथ। ये बहुत अच्छी बात है पैसिव वॉइस की। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में हमारा आता है बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देते हैं, और कई बार बाय लगा के सब्जेक्ट नहीं भी लगाते क्योंकि सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मैंने कहा कपड़े बेचे जाते हैं, क्लोथ्स आर सोल्ड, अब इसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। आप इसके पहले के वीडियो में देख लेना, क्योंकि जब भी मैं ये वीडियो डालता हूँ तो उसमें एक नंबर लिखा होता है, कौन सा वीडियो नंबर है, 50 है, 51 है, 52 है या 40 है, जो भी नंबर है वीडियो का वो आप उसमें देख लेना। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस की डिटेल स्टडी, ये ठीक है, डिटेल स्टडी ऑफ पैसिव वॉइस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सीधा सीधा पढ़ना, उसके बाद थोड़ा सा जटिलताएं तो आती हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो वहाँ हम वही देख रहे हैं। जिस सेंटेंस की शुरुआत प्लीज़ से हो उसका पैसिव वॉइस करते समय वाक्य के अर्थ के अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू यूज़ करते हैं। प्लीज़ के बाद वाले सेंटेंस को जैसा का तैसा लिखते हैं। अभी तक हम कैसे पैसिव वॉइस बना रहे थे, वह जाता है, वह है जैसे कि कार चलाता है उदाहरण के तौर पे, तो पैसिव वॉइस बनेगा तो हम कर लेते हैं कार उसके द्वारा चलाई जाती, तो हम क्या करते हैं कार इज़ ड्राइवन बाय हिम। लेकिन अब यहाँ पे करते हैं कि इसने कहा मान लो प्लीज़ आ गया कहीं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, प्लीज़ आ गया, काइंडली आ गया, ठीक है, रिक्वेस्ट जैसे वाक्य आ गए तो फिर क्या करेंगे, तो ये कह रहे हैं जैसे प्लीज़ हेल्प मी, पैसिव वॉइस बड़ा सिंपल है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। दूसरा है जैसे ओपन द डोर, ये आदेशात्मक वाक्य है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अगर प्लीज़ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। लेकिन चूंकि डायरेक्ट कह रहे हैं ओपन द डोर, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपके सामने मान लो मैं खुद ही हूँ तो आप मुझे ऑर्डर नहीं देंगे, ठीक है, दे भी सकते हैं, वैसे नहीं देंगे क्योंकि अब मैं टीचर हूँ तो हम बड़ों को या अपने शिक्षकों को आदेश नहीं देते, बस निवेदन करते हैं। फिर दूसरा है गो टू मॉर्निंग वॉक, ऐसा लग रहा है जैसे सलाह जैसी बात है, गो टू मॉर्निंग वॉक। भाई मॉर्निंग वॉक ना तो आदेश है और मॉर्निंग वॉक पे जाना ना ही किसी प्रकार का निवेदन है, तो क्या है, यू आर एडवाइज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यू आर एडवाइज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आपको सलाह दी जाती है कि आप मॉर्निंग वॉक पर जाएं, ठीक है। एक व्यक्ति कहता है, थोड़ा सा याद आ जाता है कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते, एक व्यक्ति कहता है एक दूसरे लड़के से कि क्यों बेटा सिगरेट क्यों पीते हो, ये 50 रुपये की सिगरेट है, ये नुकसान करती है, नहीं पीना चाहिए। बोले आपको पता है मेरे दादाजी 125 साल जिए। वो बोलता है अच्छा। बोले मेरे दादाजी 125 साल जिए। वो बोलता अच्छा, वो सिगरेट पीते हैं? बोले नहीं, सलाह नहीं देते, मतलब किसी को एडवाइस नहीं देते। तो ऐसा है, ओके, तो किसी को भी, हालांकि ये जोक है और कुछ भी नहीं है, तो क्या है, हम किसी को एडवाइस देते हैं, एडवाइस हमेशा अच्छे के लिए होती है, इसलिए एडवाइस दी जाती है समाज में। प्लीज़ के बाद डू नॉट दिया हो तो उसकी जगह नॉट टू लिखते हैं, डू नॉट लिखा हो तो क्या लगाते हैं, नॉट टू। जैसे कि प्लीज़ डू नॉट बीट मी या प्लीज़ डोंट बीट मी, कृपया मुझे मत पीटो, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट मी। कोई दिक्कत नहीं है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट मी। एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगला है प्लीज़ डू नॉट स्लीप, कृपया मत सोइए, प्लीज़ डू नॉट स्लीप। तो इसे हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्लीप, आपको आदेश दिया जाता है कि आप ना सोएं, ठीक है। अगला है प्लीज़ डू नॉट ईट टोबैको, कृपया तंबाकू मत खाइए, प्लीज़ डू नॉट ईट टोबैको, कृपया तंबाकू मत खाइए। तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज नॉट टू ईट टोबैको, यू एडवाइज नॉट टू ईट टोबैको, ऐसा हो जाएगा, यू आर एडवाइज नॉट टू ईट टोबैको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को सलाह देते हैं अच्छे कामों के लिए कि वो
वैसे काम बुरे कामों के लिए और अच्छे कामों के लिए सलाह देते हैं, अच्छे काम करें और बुरे काम ना करें। जैसे कि मॉर्निंग वॉक पे जाना अच्छा काम है और तंबाकू खाना बुरा काम है, तो हम उनको एडवाइस देते हैं। जिस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो तब उसका पैसिव वॉइस बनाते समय जिस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो तब उसका पैसिव वॉइस बनाते समय पहले लेट लगाकर ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब थर्ड का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जैसे कि डू इट, जैसे कि हमने कहा डू इट, यह करो, तो जब पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, लेट इट बी डन, यह होने दो। हमें आदमी से मतलब ही नहीं था पैसिव वॉइस में, ज़्यादातर हमें काम से मतलब रहता है। लेट इट बी डन, यह होने दो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेट अ डोर बी ओपनड, तो यहाँ पे लेट द डोर, द आ जाएगा, लेट यहाँ पे द लगाइए, लेट द डोर बी ओपनड, दरवाजे को खुलने दो, ठीक है। तो इस प्रकार से करते हैं। अब आगे और देखते हैं। जिस सेंटेंस की शुरुआत हु से और सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तब उसका पैसिव वॉइस करते समय हु को हटाकर बाय हुम लिखते हैं। इसके बाद सेंटेंस को टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस में इंटरोगेटिव में बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये तो खैर ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नियम नहीं है, हम तो सेंटेंस पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है हमको। जैसे कि हु इज़ कॉलिंग, अति इसको उठाना कैप, जैसे कि हु इज़ कॉलिंग, ठीक है। हु इज़ कॉलिंग यू, जैसे कि कौन आपको पढ़ाता है, हु इज़ कॉलिंग यू, ये, ठीक है। हु इज़ कॉलिंग यू तो क्या हो जाएगा, बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड, हु इज़ कॉलिंग यू, बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड, हु इज़ कॉलिंग यू, बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड, मतलब आपको किसके द्वारा बुलाया जाता है। अगला है हु सोल्ड मोबाइल, बाय हुम वाज मोबाइल सोल्ड, ये बोल रहे हैं कि किसने मोबाइल बेचा, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं पैसिव वॉइस में, बाय हुम वाज मोबाइल सोल्ड, कोई दिक्कत नहीं। हु विल स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कौन बोलेगा, पैसिव बनाएंगे तो बाय हुम विल इंग्लिश बी स्पोकन, अंग्रेजी किसके द्वारा बोली जाएगी। तो बाय हुम कोई ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, हु की जगह बाय हुम लगाएं, किसके द्वारा हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं अगला, ठीक है। जिस सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो तब क्या करें, तब लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। देखो भाई, फार्मूले याद करते रहोगे तो फार्मूले ही याद करते रहोगे, फार्मूले कभी याद मत करो, बस एक बार उसके एग्जाम्पल को समझ लो, खुद ब खुद बन जाएगा। जैसे कि लेट मी ऑपरेट कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चलाने दो, लेट मी ऑपरेट कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा, लेट मी ऑपरेट, सॉरी मी, हाँ लेट मी, मुझे कंप्यूटर चलाने दो, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे लेट अ कंप्यूटर बी ऑपरेटेड बाय मी, मतलब कंप्यूटर को ऑपरेटेड होने दो, खुद हो जाएगा, लेट अ कंप्यूटर बी ऑपरेटेड बाय मी, इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा लेट देम यूज़ मोबाइल, उन्हें मोबाइल चलाने दो, लेट देम यूज़ मोबाइल, तो क्या हो जाएगा, लेट द मोबाइल बी यूज्ड बाय देम, लेट द मोबाइल बी यूज्ड बाय देम, लेट द मोबाइल बी यूज्ड बाय देम। फिर अगला है, जिस सेंटेंस में कैन मे कुड माइट शुड वुड मस्ट आ जाए तब उसका पैसिव वॉइस करते समय, मतलब ये सब मॉडल आ जाए, कैन मे कुड माइट शुड वुड मस्ट आ जाए तब उसका पैसिव वॉइस करते समय ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V3 बाय प्लस V3 यूजिंग सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट मॉडल बी वर्ब थर्ड वाई और सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, वही सब फार्मूला, बस मॉडल लगाना है, बाकी फार्मूला तो वही है। जहाँ पे हम इज एम आर लगाते हैं वहाँ पे मॉडल का प्रयोग करेंगे, भाई ये भी तो मॉडल वर्ब हैं, कुछ और ज़्यादा थोड़ी है। जैसे यू कैन ड्राइव द कार, कुछ भी नहीं करना, द कार कैन बी ड्राइवन बाय यू, इसके आगे भी और डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी, द कार कैन बी ड्राइवन बाय यू। सी मस्ट रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर, सी मस्ट रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर, द इंग्लिश न्यूज़पेपर मस्ट बी रेड बाय हर, द इंग्लिश न्यूज़पेपर मस्ट बी रेड बाय हर। चलो आगे देखते हैं। जिस सेंटेंस में इज एम आर वाज वर विल बी सेल बी हैज़ हैव हैड विल हैव सेल हैव लगाया जाता है तो उसका पैसिव करते समय ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब कैसे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आई हैव टू डू दिस वर्क,
आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है। तो इसका मतलब यह है कि इसका पैसिव वॉइस से बनेगा, यह काम मेरे द्वारा किया जाना है। तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय मी। वेरी सिंपल, कुछ अलग से नहीं लगाना है, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय मी। अगर ऐसा है, मोहन हैड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये भी काफ़ी ईजी है। दिस प्रॉब्लम हैड टू बी सॉल्व्ड बाय मोहन। अगर यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ आई एम टू ड्राइव द कार, आई एम टू ड्राइव द कार, तो क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, द कार इज़ टू बी ड्राइवन बाय मी, द कार इज़ टू बी ड्राइवन बाय मी हो जाएगा। चलो और देखते हैं यहाँ पे, ये ही वॉज टू रिपेयर द कंप्यूटर, ही वॉज टू रिपेयर द कंप्यूटर, द कंप्यूटर वॉज टू बी रिपेयर्ड बाय हिम, द कंप्यूटर वॉज टू बी रिपेयर्ड बाय हिम। ए बेटा ऐसे नहीं करते, द कंप्यूटर वॉज टू बी रिपेयर्ड बाय, वह मुझे बुलाने वाली है, तो क्या हो जाएगा, आई एम अबाउट टू बी कॉल्ड बाय हर, आई एम अबाउट टू बी कॉल्ड बाय हर, मैं उसके द्वारा बुलाया जाने वाला हूँ। फिर देखते हैं नंबर जी, जिस सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ टाइम या इट वाज टाइम या इट विल बी टाइम से हो, तब उसका पैसिव वॉइस करते समय पहले इट से लेकर टाइम तक सेंटेंस को जैसा का तैसा लिखते हैं, बाद में फॉर ऑब्जेक्ट टू बी प्लस वर्ब V3 का यूज़ करते हैं। सेंटेंस से समझ में बहुत अच्छे से आता है। इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो देखो इट इज़ टाइम फॉर द क्रिकेट टू बी प्लेड, इट इज़ टाइम फॉर द क्रिकेट टू बी प्लेड। परीक्षा में अगर ऐसा आ जाता है तब दिक्कत होती है कि लगता है यार कि ऐसे सीधे सीधे पैसिव वॉइस तो बन जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी जटिलता है। तो मैंने इस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ आपको एक साथ बता दिया है। जैसे दूसरा देखते हैं, इट वॉज टाइम टू टीच दैम, इट वॉज टाइम टू टीच दैम, देखो पैसिव वॉइस कितना सिंपल है। इट वॉज द टाइम फॉर देम टू बी टॉट, इट वॉज द टाइम फॉर देम टू बी टॉट, वेरी सिंपल। इट विल बी टाइम टू पनिश हिम, इट विल बी टाइम टू पनिश हिम, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी द टाइम फॉर हिम टू बी पनिश्ड, इट विल बी द टाइम फॉर हिम टू बी पनिश्ड। अगला है, जिस सेंटेंस की शुरुआत वाई, हाउ, वेयर, व्हेन आदि इंटरोगेटिव वर्ड्स से हो, तब उसका पैसिव वॉइस करते समय पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बाकी सेंटेंस को ग्रामर के अनुसार पैसिव वॉइस में इंटरोगेटिव में बनाते हैं। जैसे कि वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वाई इज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाय यू, वाई इज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाय यू। वेयर डज योर फादर वर्क, क्या हो जाएगा, वेयर इज़ द वर्क डन बाय योर फादर। हाउ डिड यू स्टार्ट बिजनेस, तो क्या हो जाएगा, हाउ वाज द बिजनेस स्टार्टेड बाय यू, हाउ वाज द बिजनेस स्टार्टेड बाय यू। ठीक है, थोड़ा आगे और देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं सरप्राइज, इंटरेस्ट, सेटिस्फाई, नोन आदि वर्ब कोई कार्य एक्शन होना प्रकट नहीं करती, बल्कि एक निश्चित स्थिति को प्रकट करती, इसलिए इसके साथ बाय का यूज़ ना करके उसके एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, सरप्राइज है, जैसे कि द न्यूज़, जैसे कि क्या कर रहे हैं ये सब वर्ड होते हैं ना, वो किसी एक्शन को प्रकट नहीं करते। ठीक है, जैसे कि द न्यूज़ प्लीज्ड मी, इस खबर ने मुझे प्रसन्न कर दिया, प्लीज्ड मी, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़। तो यहाँ पे बाय नहीं करेंगे कि बाय दिस न्यूज़, आई वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है परीक्षा में इस प्रकार से। हिज आंसर सरप्राइज्ड मी, तो देखो इसका क्या बनेगा, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज आंसर, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज आंसर। ये रिमेंबर, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज़ याद है, बाय लगा के थर्ड फॉर्म लगाते फिर। आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सी इज़ नोन टू मी, क्या हो जाएगा, सी इज़ नोन टू मी, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, सी इज़ नोन टू मी, वो मेरे द्वारा जानी जाती है, इसे बाय नहीं लगाते, सी इज़ नोन टू मी। फिर अगला है, यहाँ से देखते हैं, ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, उसने सबको संतुष्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड विद हिम, ऐसा होगा, ना कि बाय। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो इतना पार्ट है, ये वाकई ये इतना पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से। जो बच्चे
बैंक वगैरह की तैयारी करते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनके लिए इतना पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से एक ना एक आता ही है। क्योंकि मैं भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आपके सामने खड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या पूछा जाता है। ठीक है, कुछ सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की पर्सन के लिए आता है, जो इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी थिंग के लिए आता है, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, श्याम गेव मी अ बुक। सेंटेंस में गेव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट मी और ए बुक है। अब मी पर्सन के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब बुक के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसलिए ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं। यह बात पर डिपेंड करता है कि हम किसे इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। देखो भाई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कई बार दो दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ही गेव मी अ बुक, अब मैं भी ऑब्जेक्ट हो गया मुझे और बुक भी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब किसे आप आगे लिखें, अब डिपेंड करता है आप किसे इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, या बुक को देना चाहते हैं या फिर मी को देना चाहते हैं। तो अगर मी को देना चाहते हैं तो आप ऐसा करेंगे, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, ऐसा हो जाएगा। या फिर ऐसा हो जाएगा, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम, ऐसा हो जाएगा। तो दोनों स्थिति कर सकते। देखो, जैसे कि श्याम गेव मी अ बुक, तो इसका एग्जाम्पल है अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय श्याम, ऐसा भी करेक्ट है। और दूसरा, आई वॉज गिवन अ बुक बाय श्याम, ये भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं। जब भी परीक्षा में आएगा तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको। राज सोल्ड मी दिस कंप्यूटर, राज ने मुझे यह कंप्यूटर बेचा, तो क्या हो जाएगा, दिस कंप्यूटर वाज सोल्ड टू मी बाय राज, ये भी हो सकता है। आई वाज सोल्ड दिस कंप्यूटर बाय राज, ये भी हो सकता है। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे हम पैसिव वॉइस को अलग अलग करेंगे, एक बहुत डिटेल से समझेंगे। प्रेजेंट का पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, फिर उसको कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके जो स्मार्ट टॉक का जो सेशन है, जो भी इसे पूरा देख लेगा, मुझे लगता है उसे कभी कोचिंग आने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट वो अपना पूरा कंप्लीट कर लेगा।